जय हिंद दोस्तों, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल वर्मार और आज इस सेशन के अंदर हमारे इस ज्योग्राफी के सफर के अंदर हम आज शुरुआत करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी की, मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर साइंस। अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या देखा? अभी तक हमने बात की थी जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब अर्थ की मॉडिफिकेशन की साइंटिफिक स्टडी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी की बात की थी, यानी अर्थ साइंस। इसके फादर किसे कहा था? सर विलियम मॉरिस डेविस इसके फादर थे। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, मतलब एटमॉस्फेयर साइंस की। बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। साथ ही साथ जिन भी बच्चों ने पुरानी क्लास अटेंड नहीं की है, आप लोग पुरानी क्लास तो अटेंड कीजिए, बट अगर आप डायरेक्टली इसी क्लास से देखना शुरू करते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एक नई स्ट्रीम चालू हो चुकी है, नया टॉपिक चालू हो चुका है जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है दोस्त, ओके। तो स्टार्ट करते हैं किसी एक टॉपिक के साथ। क्या पढ़ने वाले आज हम? क्लाइमेटोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर क्यों पढ़ेंगे? देखो भाई, हमने अर्थ के इनसाइड देखा सारी चीजें। क्या देखा हमने? कि प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, किस तरह से अर्थ बनी, कॉन्टिनेंट कैसे बने, कॉस्मोलॉजी और सारी चीजें देखी। यहां पर हम बात करेंगे हम क्यों पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सर हम क्यों क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे धूप का आना, जैसे फोगी एटमॉस्फेयर, मिस्टी एटमॉस्फेयर, हेजी एटमॉस्फेयर, ठीक है, रेनफॉल, साइक्लोनिक, डिस्टर्ब कंडीशन इन द वेदर, दिस ऑल ओकर इन आवर एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए हम हमारी क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी किस वर्ड से बना है? क्लाइमेट वर्ड से बना है। दो तरह के शब्द होते हैं जिनको हम बहुत वक्त से जानते आ रहे। आप लोगों ने बचपन से ही, हम जो स्कूल टाइम से हमको एक चीज पढ़ाई जाती है, एक तरफ लिखा होता है वेदर, एक तरफ होता है क्लाइमेट। बोले सर इसमें क्या अंतर है? आपके जो भी टीचर रहे होंगे आपको यही बताते होंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है, बताइए। तो वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों को मैं आज एक अलग तरीके से आपको बताता हूं। देखो, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूं एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि रेनफॉल। ध्यान से सुनना, रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड ओवरकास्ट। ये कुछ फैक्टर्स पता चले, फिर से बता रहा हूं, फिर से इन फैक्टर्स को समझ लोगे, पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपके हाथ में। क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर। ठीक है, ये फैक्टर्स किसी एक छोटे एरिया में अगर छोटे वक्त तक के लिए रहेंगे तो बन जाएगा आपका वेदर। क्लियर? और यही फैक्टर जो मैंने आपको बताया हुई 5-6, और यही 5-6 फैक्टर किसी एक एरिया में लगभग 21 साल से ज्यादा रहेंगे तो वो आपके हो जाएंगे क्लाइमेट। मतलब देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेम्पोरल एंड स्पेशियल। यही है क्लाइमेट और वेदर में अंतर। मतलब टेम्पोरली मतलब टाइम टू टाइम, स्पेशियली मतलब लोकेशन टू लोकेशन। तो क्लाइमेट के अंदर दोनों चीजें बहुत ज्यादा होती है, वक्त भी ज्यादा होता है और जगह भी बड़ी होती है। और वेदर के अंदर दोनों चीजें कम होती है, वक्त भी कम होता है और जगह भी कम होती है। किस चीज के लिए? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, क्लाउड कवर। सिंपल, दैट इज इट, दैट इज इट। यहां आपकी क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाती है। मतलब खत्म क्या हो जाती है, अभी तो पूरा पढ़ाऊंगा, पर ये एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम एटमॉस्फेयर से। सर एटमॉस्फेयर क्या होता है बताता हूं मैं आपको। शादी में गए हो? बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना। आप गए हो शादी के अंदर, तो आपने क्या देखा होगा? शादी का एक लिफाफा होता है ना, एनवेलप जिसको बोलते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये लीजिए शगुन सर, ये आपकी शादी है, और शगुन सर ने आपको डायरेक्टली कार्ड दे दिया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो एक के अंदर पैक्ड होगा ना। इसी तरह से हमारी अर्थ एनवेलप्ड है बाय एटमॉस्फेयर। समझो कि जो कार्ड है वो कार्ड है अर्थ, और जो ऊपर का एनवेलप है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर ने हमको कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, यही एटमॉस्फेयर होता है। सिंपल सा, आवर प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। मतलब कई सारी गैसेस के ब्लैंकेट से ये कवर्ड है। दीज गैसेस कवर अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, एन एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉलिड
लिक्विड एंड एरोसोल्स. सर व्हाट इज एरोसोल्स? एरोसोल्स इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है, सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर जो होता है उसको हम एरोसोल बोलते हैं. तो इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर. एंड एटमॉस्फेयर हैज नो आउटर बाउंड्री, इट जस्ट फेडेड इनटू द स्पेस. बिल्कुल सही बात है. हमारा जो वातावरण है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर. ठीक है, बट अगर मैं आउटर एज की बात करूं तो मेरा एटमॉस्फेयर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर के क्या हो जाएगा? फेडेड अप. मतलब शुरुआत कहां से होगी? धरती से. वो कहां जाकर वो खत्म हो जाएगा? कहां जाकर खत्म हो जाएगा? वातावरण के मतलब स्पेस के अंदर. बात समझ में आ गई? ठीक है, यही जैसे सिंपल सी बात करें तो एक मोटे मोटे तौर पर जाने तो कि अर्थ सरफेस से 29,000 किलोमीटर तक की हाइट रखता हमारा एटमॉस्फेयर. बट कुछ स्टार्टिंग के जो 29 किलोमीटर है उस 29 किलोमीटर तक ही इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है. समझ रहे हो? मतलब हम जो बात करेंगे पूरे उस 29,000 किलोमीटर की बात नहीं करेंगे, वॉन एलन बेल्ट तक नहीं जा रहे हम कहां की बात करेंगे? जो हमारे सरफेस के पास है, एकदम एकदम हमारी सरफेस के पास. ठीक है, ओके, ठीक, हाँ जी सर, पूरा पूरा समझ में आ गया एंड थैंक यू सर. ओके, चलिए, मोस्ट वेलकम. आगे बढ़ते हैं. अब ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना इस बारे में बात करते हैं. तो ये जो पॉइंट है, एटमॉस्फेयर कैसे बना, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करें तो वाकई में ये क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में आता है कि हमारा वातावरण आया कहां से? अगर ये हमारी अर्थ को इतनी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन कर पाते, तो ये आया कहां से? देखो क्या हुआ था, अर्थ की इनिशियल स्टेज में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था. क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में, प्राइमोर्डियल स्टेज में अर्थ का कोई ग्रेविटेशन भी नहीं था. वो जब ग्रेविटेशन नहीं था तो अर्थ किस टाइप की थी? अर्थ ये इस टाइप की थी हमारी अर्थ, ऐसे उबड़ खाबड़. हर तरफ से क्या था? ज्वालामुखी फटती थी. और हर तरफ से जब ज्वालामुखी फटती थी तो ज्वालामुखी फटने के कारण क्या होता था? इसके अंदर से गैसेस निकलती थी. इस गैसेस के अंदर क्या होता था? H2O होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता था, सल्फर होता था, नाइट्रोजन होता था. तो ये गैसेस निकल निकल के बाहर आने लगी. अर्थ घूमती रही, ठंडी होती रही. इन गैसेस के बाहर निकलने से क्या रहा सीन कि गैसेस तो बाहर आती गई, अर्थ भी ठंडी होती गई. बट अर्थ जब तक पूरी ठंडी नहीं हुई तब तक उसका क्या नहीं आया? तब तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आया. धीरे धीरे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आया तो, और उसके बाद जब गैस निकली तो अर्थ ने उसको पकड़ लिया. सर तो ऑक्सीजन भी ऐसे आई क्या? नहीं, ऑक्सीजन ऐसे नहीं आई. ऑक्सीजन अटैच्ड फॉर्म में अवेलेबल थी H2O के साथ, CO2 के साथ, बट ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी. तो फिर कैसा आई? जब H2O आसमान के ऊपर गया, बादल बने, तो बादल बने, कंडेंसेशन हुआ. कंडेंसेशन के बाद क्या हुई? बारिश. अब बारिश जब हुई तो ये जो लोअर एरिया है, ये जो भी आपको लोअर एरिया दिखाई दे रहे, यहां पर वाटर एक्यूमुलेट हुआ है ना. फिर अगेन वाटर इवापोरेट हुआ, फिर एक्यूमुलेट हुआ, फिर इवापोरेट हुआ, फिर एक्यूमुलेट हुआ. जब पानी इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेट होता गया तो इसके अंदर ये इस तरह से जो ज्वालामुखी फटते थे तो सारी चीजें बाहर आती गई. जब वो पानी था, वो पानी किसी लो लाइंड एरिया में जैसे एक्यूमुलेट हुआ, उस एक्यूमुलेशन के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? उसके अंदर एक बैक्टीरिया आई, जिस बैक्टीरिया का नाम था साइनोबैक्टीरिया. और इस साइनोबैक्टीरिया ने यहीं से खेल पलटा. इसी साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया? एनारोबिक रेस्पिरेशन किया. मतलब रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया और रिटर्न में क्या निकाला? ऑक्सीजन. यहां से शुरुआत हुई थी ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में आने की. और फिर धीरे धीरे इसी साइनोबैक्टीरिया के कारण O2 ऐड होती गई, और बाद में O2 का परसेंटेज कितना हो गया? 21%, विच कम्स अंडर द कांस्टेंट गैसेस. ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन आई थी. कब? जब इस साइनोबैक्टीरिया ने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया था. इसके बाद जितने भी रेस्पिरेशन हुए वो एरोबिक हुए. मतलब वो रेस्पिरेशन जिनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है और ऑक्सीजन अवेलेबल भी थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर की. मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो तो समझ गए सर कैसे आया. अब वो बना किन किन से? तो हमारा एटमॉस्फेयर मेजर, देखो मेरा एक मानना है बेटा कि अगर हम
अगर हम चीजों को सिंपल लेकर के चलोगे ना तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमको क्या देखना है, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड्स, क्लाउड्स, ये यहां क्लाइमेटोलॉजी खत्म। तो एटमॉस्फेयर इन तीनों चीजों पे चलता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लर्न करना। क्या? गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। गैसेस जो होती है, गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी मौजूद होती है, जैसे कि गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस प्रेजेंट है। दूसरा वाटर वेपर। तो वाटर वेपर कहां से ऐड होता है? वाटर वेपर कहां से ऐड होता है? जब वाटर धरती से इवापोरेट होगा, आसमान में जाएगा, तो वाटर वेपर ऐड हो जाएगी, तभी तो हमें बादल दिखाई देते। इवन अर्थ के ऊपर 0.0001% फ्रेश वाटर बादलों में रहता है। वो किसके इक्विवेलेंट है? दैट 0.0001% इज इक्विवेलेंट टू द रिवर्स। मतलब जितना पानी हमारे अर्थ पर नदियों में है, उतना ही पानी बादलों के अंदर भी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाटर वेपर ऐड हो गई। तीसरा होता है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल में PM10, PM2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। इसके बाद एरोसोल्स, ठीक। तो ये सारे डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमें कलर दिखाई देता ना आसमान का कलर नीला नहीं है, ये एक फरेब है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल स्कैटरिंग कि हमें वो नीला दिखाई देता। और इसी नीले का रिफ्लेक्शन है पानी, क्योंकि पानी भी नीला नहीं है, दैट इज ऑल्सो फरेब, ठीक है। ओके, तो ये आसमान जो होता है ये इससे दिखाई देता। आसमान हमारे जीवन में रहते हैं, आज जैसे आप लोग मेरे जीवन में आसमान हो, और बाकी लोग सब बादल है। बादल आते रहते जाते रहते, आसमान परमानेंट है। यू आर द स्काई ऑफ माई लाइफ एंड रेस्ट ऑफ आर द क्लाउड्स, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके जाने इनको, एक एक करके समझते। सबसे पहले बात करेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस में बात करें तो गैसेस दो तरह की होती है। एक गैसेस जिसे हम कांस्टेंट गैस बोलते हैं, और दूसरी गैसेस जिसे हम वेरिएबल गैस बोलते हैं। कांस्टेंट गैस कौन सी गैस होती है? कांस्टेंट गैस वो होती है जिनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। मतलब जैसे नाइट्रोजन 78% है तो 78 ही है। जैसे नियोन, ऑक्सीजन, ठीक उसी प्रकार वो वाली गैस जो रेगुलर चेंज होती रहती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो इन गैसेस जो रेगुलर चेंज होती रहती है, उन गैसेस को हम बोलते हैं वेरिएबल गैस। और वो गैसेस जो हमेशा ही अपने परसेंटेज में फिक्स रहती है, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट गैस। तो ये वो गैसेस होती है बेटा जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। गैसेस को कंप्लीट करने के बाद आगे हम आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं गैसेस के बारे में कि इनका यूज क्या है। तो ऑक्सीजन जिसे हम यूज करते हैं दो फॉर्म में, एक रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन मतलब हम सांस लेने के लिए उसे यूज करते हैं। कंबशन मतलब उसे ज्वलनशील गैस के फॉर्म में माना जाता है, जो कि अगर कुछ भी आपको जलाना हो तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कुछ भी नहीं जल सकता है। इसके बाद आता नाइट्रोजन। तो प्लांट यूज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। जो अमोनिया होता है उसके फॉर्म में उसको प्लांट यूज करेंगे, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये नाइट्रोजन का एक यूज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते, जैसे हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, वैसे के वैसे जब प्लांट सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। बचपन में हम पढ़ते यार, एकदम ऐसा लग रहा है कि सर बचपन की क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो प्लांट्स आपके किस चीज को यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे ऑक्सीजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पहला यूज तो हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस में से एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसका काम क्या होता है, जिसका ये किस तरह से इंपैक्ट करती है। सो दिस इज द सन और दिस इज द अर्थ, ठीक है। तो क्या रहता है सीन, जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है, जब सन से
सनरेज आती है तो सनरेज को कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ तो कर देती है अंदर जाने के लिए, बट इनको रेडिएट बैक नहीं होने देती बाहर। और जब ये ब्लॉक हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे क्या, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के कारण अर्थ का जो हाउस है, जो ग्रीन हाउस है, वो इंपैक्ट होता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के फॉर्म में भी ग्रीन हाउस गैसेस भी इसको कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, स्मोक, ऑटोमोबाइल एंड डिफॉरेस्टेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? पहला कारण तो है आपका फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उन फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जब ये बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। दूसरा क्या होता है, स्मॉग। स्मॉग मतलब धुआं। जितनी भी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, वहां से धुआं निकलता है। ऑटोमोबाइल्स हम चलाते हैं, यूज करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और सब कुछ। इसके बाद डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीमेंट में जरूरी है। पहला, डिफोरेस्टेशन में क्या होगा, पेड़ पौधे कटेंगे, और जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ पौधे इंटेक कर रहे थे, अब वो उसे इंटेक नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली बढ़ती जाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन, देखो पेड़ कटा तो उससे दो तरह का नुकसान। पहला तो जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता था उतनी उसने नहीं ली। दूसरा, जितनी वो ऑक्सीजन दे सकता था अब वो भी नहीं मिलेगी। तो एक पेड़ को काटने के लिए ये दो नुकसान तो सिंपल से। बाकी जब भी पेड़ काटा जाता है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में एक टर्म होती है रिस्क एंड बेनिफिट फैक्टर, जो जीवन के हर चीज में आपको काम आएंगे। एक तरफ होती है रिस्क, एक तरफ होता है बेनिफिट। देख लो इसको काटने से कितनी रिस्क है और कितने बेनिफिट्स है। रिस्क अगर कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो काट दो, और रिस्क अगर बहुत ज्यादा और बेनिफिट्स बहुत कम है तो मत काटो। तो इस तरह से रिस्क बेनिफिट फैक्टर जो आता है किसी भी पेड़ को काटने का, उसमें बेनिफिट्स जो होते हैं ना, उनका ग्राफ खत्म हो जाता है। इतने सारे होते हैं, मतलब वहां जगह खत्म हो जाती है उनको लिखने के लिए। और बेनिफिट्स जो होते हैं वो दो तीन बस। एक, विकास के नाम पे काट दिया कि हमको यहाँ डेवलपमेंट करना था, कुछ बनाना था, इसलिए हमने काट दिया। दूसरा, लकड़ी और इन चीजों को लेकर के। ठीक है, ओके। अगला आता है गैसेस में ओजोन। ओजोन जो है इट इज सस्पेंडेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है लोअर एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, मतलब हमारे निचले एटमॉस्फेयर के भाग में, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है। ओजोन को मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से। ये एक यूनिट है जिससे ओजोन को मेजर किया जाता है। ओजोन में होल हो चुका था अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ऊपर जो ओजोन मिलती है एटमॉस्फेयर में, वहां पर उसके अंदर होल हो चुका था। वो कैसे हुआ था उस बारे में बात करें तो क्या हुआ था कि पहले जितने भी हम रेफ्रिजिरेटर है, एयर कंडीशनर है, कोल्ड स्टोरेज है, इनके अंदर जो गैस यूज होती है दैट इज योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती थी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ने लगा। और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ने लगा तो उस परसेंटेज के बढ़ने के कारण क्या किया उसने, जो O3 होती है, इस O3, ये जो O3 होती है, इस O3 से जब CFC मतलब क्लोरीन और कार्बन जब भी मिले तो इस क्लोरीन ने क्या किया, एक O से रिएक्शन किया तो ClO एक अलग हो गया। अब क्या बचा, O2। मतलब इसने इस O3 को O2 में तोड़ दिया। और जब ओजोन ब्रेकडाउन हुआ वो दो में टूटा, एक O और दूसरा O2। तो ये O2 कभी भी आपको अल्ट्रावायलेट रेस से नहीं बचा सकता था। तो इसलिए क्या हुआ, वहां पर इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण O3 O2 में कन्वर्ट हुआ और अल्ट्रावायलेट रेस आपके अर्थ पर आ गई। ठीक। फिर इससे बहुत सारे नुकसान हुए। स्किन कैंसर बहुत प्रोमिनेंटली बताया जाता है इसका। इसके अलावा इससे बचाया कैसे गया, तो इससे बचाने के लिए क्या हुआ था, 1987 में विश्व के कई सारे देश इकट्ठा हुए कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल नाम की जगह पर, और वहां पर साइन किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में साइन किया गया था, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सारे लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट जिसको सबको फॉलो करना था। ठीक है, जो सबके ऊपर लागू हो रहा था, और कंपलसरी एग्रीमेंट किया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इमिशन है उसको कर देंगे बैन। तो वो हुआ बंद। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन हुआ, उसके बैन होते ही ये ओजोन का होल अपने से ही खुद से भरने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन के होल की कहानी थी। 16 सितंबर के दिन
ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में उस दिन को हम ओजोन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर इट कंटेन 0.5% वॉल्यूम ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की लगभग 0.0 से 5% तक का वॉल्यूम जो होता है वो कवर करके रखता है कौन? आपका वाटर वेपर। ठीक है, और ये वाटर वेपर आता कहां से? क्लाइमेटिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। क्लाइमेटिकली बात करें, मतलब जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा वाटर वेपर, वाटर वेपर में क्या आता? जब धरती के ऊपर धूप गिरेगी, है ना, तो एड कैसे होगा ये? जब धरती के ऊपर धूप गिरी तो जितने भी वाटर बॉडीज है, उन सारे वाटर बॉडी पर जैसे ही सूरज की किरण आएगी, वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में, और वही वाटर वेपर लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में एड होगा। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाने के बाद एटमॉस्फेयर में आपके वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। सो द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर रिसीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ठीक, ओके। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। ठीक है, जो इवापोरेशन है, फॉर एग्जांपल ये सनलाइट यहां गिर रही और यहां गिर रही, ये है ग्लास और ये है एक प्लेट, तो आप मुझे बताओ कहां से वाटर ज्यादा इवापोरेट होगा? ऑब्वियसली प्लेट से। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और ग्लास का सरफेस एरिया कम है, बट ग्लास की डेप्थ ज्यादा है। बट वाटर वेपर जो होगी वो सिर्फ इस सरफेस एरिया को कवर कर पाएगी, और यहां पर वाटर जो सनलाइट है वो इतने एरिया को कवर करेगी। इसलिए रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। इसके बाद इन इवापोरेशन इज हायर नियर द इक्वेटर एंड लोअर नियर द पोल। बिल्कुल सही बात है। इक्वेटर के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास सनलाइट ज्यादा होती है। सनलाइट ज्यादा होने के कारण सनलाइट परपेंडिकुलर भी होती है। परपेंडिकुलर होती है, ज्यादा होती है, उस चीज के चलते क्या होता है? इस एरिया पर इवापोरेशन बढ़ती जाती है, और जब इवापोरेशन इस एरिया के ऊपर बढ़ती जाती है तो इट इज हायर नियर द इक्वेटर। अगर इसी को मैं पोल की बात करूं तो लो नियर द पोल, मतलब जो पोलर एरिया होता है जहां अर्थ कुछ इस टाइप की बनी है। इक्वेटर के पास तो अर्थ ज्यादा है और पोल के पास अर्थ कम है, तो जो पोलर एरिया है उस पोलर एरिया पर सन की रेस स्लांटिंग जाएगी, तो स्लांटिंग रेस जाएगी तो वहां पर क्या होगा? इवापोरेशन कम होगा। मतलब इन ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इज 2.6%। जो ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर होता है वहां वाटर वेपर 2.6% होती है। अगर मैं 50 डिग्री की बात करूं तो वहां पर वाटर वेपर जो होती है वो 0.9% होती है, और जब हम 70 डिग्री की बात करें तो वहां पर वाटर वेपर 0.2% होती है। मतलब वाटर वेपर का धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। 9% ऑफ वाटर वेपर रिमेन अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। मतलब 9 नहीं है, 90% है। इट इज 90%। तो 90% ऑफ वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर की होती है, 90% वाटर वेपर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की 5 किलोमीटर तक की हाइट पर आपको देखने को मिलेगी। इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। मतलब जैसे काम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से काम ग्रीन हाउस गैस का कौन करती है? वाटर वेपर करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? वाटर वेपर का रोल क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर? अगला आता है डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो वाटर वेपर तो हमें क्लियरली समझ में आ गया क्या होता है वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी वाटर एड हुआ था अर्थ से इवापोरेट होकर वो वाटर वेपर बन गया। ठीक है साहब, अगला बात करते डस्ट पार्टिकल के बारे में। सो द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर्स, सोल्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड वोल्केनिक ऐश। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, PM10, PM2.5, साथ ही साथ जितने भी सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि स्मोक और वोल्केनिक ऐश, जब ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, तो इन्हीं एटमॉस्फेयर में आने वाले पार्टिकल्स को हम डस्ट पार्टिकल कहते हैं। द पार्टिकुलेट मैटर्स हेल्प इन स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन होती है ना बेटा, वो सोलर रेडिएशन आसमान में स्कैटर्ड हो जाती है, और इसी स्कैटरिंग के कारण हमें स्काई का कलर अलग अलग दिखाई देता है। मतलब आप
शाम के वक्त और सुबह के वक्त जब आप देखते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाउन एंड डस्क, आपको आसमान एक बार लालिमा से भरा हुआ, दूसरी बार सुनहरा आसमान दिखाई देता है। ये आपका होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब सनराइज और सनसेट के वक्त। ठीक है, स्काईज अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय डस्ट पार्टिकल, जैसा कि हमने अभी बात करी। ये जो स्काई होता है यह भी हमें नीला उसी कारण से दिखाई देता, किस कारण से? इसके डस्ट पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होती है इसके कारण से। ठीक है, ओके ओके। द सोल्ड पार्टिकल्स बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जो सोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, द सोल्ड पार्टिकल्स बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं मतलब क्या करते हैं बेटा, आसमान के अंदर जो एक डॉट है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है, इसी डस्ट पार्टिकल के अराउंड में सारी की सारी वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाती है। इसको क्या बना लेती है? एक न्यूक्लियस बना लेती है। और न्यूक्लियस बनाने के बाद सारी वाटर वेपर जब इसके अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बन जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनने के बाद क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां पर इसके अराउंड सारी वाटर वेपर एक्यूमुलेट होगी और इसका रिजल्ट बनेगा आपका क्लाउड्स। मतलब इसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड वाटर वेपर के एक्यूमुलेट होने से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा, एटमॉस्फेयर बना कैसे। तो एटमॉस्फेयर बना कैसे, उसके अंदर तो हमने पता कर लिया दोनों चीजें कि उसका कंपोनेंट क्या क्या, उसका कंपोजिशन क्या क्या। तो डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी बनावट कैसी, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा, इसकी संरचना कैसी, इसकी एनाटॉमी कैसी है। तो द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग लेयर से बना हुआ है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग टेम्परेचर से मिलकर के बना होता है। मतलब जितनी भी लेयर है, जैसे अगर आपकी ट्रोपोस्फियर है तो ट्रोपोस्फियर की डेंसिटी ज्यादा है, उसका तापमान ज्यादा है। वहीं अगर मैं स्ट्रेटोस्फियर की बात करूंगा तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हम जैसे जाएंगे तो तापमान और बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में तापमान सरफेस पर ज्यादा है पर ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर और डेंसिटी के आधार पर हमने अलग अलग लेयर्स में हमारे एटमॉस्फेयर को विभाजित किया है। द डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस। जो सरफेस होता है, सरफेस के पास डेंसिटी होती है हाईएस्ट। द डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। जो डेंसिटी होती है सरफेस के पास हाईएस्ट होती है और जैसे हाइट बढ़ती जाती इसकी डेंसिटी कम होने लगती है। ठीक है, सो आर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट नियर द सरफेस बट विथ इंक्रीजिंग हाइट द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। ठीक है, इसकी हाइट के बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया गया है हमारे थ्रू। ठीक है, वो कौन कौन से तो उसके बारे में हम बात करेंगे। द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज एस्टिमेटेड एट 29,000। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी ऊंचाई है लगभग 29,000 किलोमीटर। बट 97% जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है वो आपका 25 किलोमीटर तक ही मिल जाता है। मतलब जिस एटमॉस्फेयर की हम पढ़ाई करने वाले, जिस एटमॉस्फेयर के कारण ये सारे वेदर फिनोमिना होते, ये एटमॉस्फेयर आपको 25 किलोमीटर तक ही मिल जाएगा। कहां तक? 25 किलोमीटर तक ही आपको ये वाला एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। तो 97% जो एटमॉस्फेयर है वो कहां तक मिलेगा आपको? 29,000 किलोमीटर तक की हाइट है। पर उस 97 जो परसेंट है मेन जो है वो आपको 25 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगा। ये हमारे एटमॉस्फेयर की बेटा लेयर्स है। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। करमान लाइन एक लाइन है जो हमारे एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक लोअर एटमॉस्फेयर और दूसरा अपर एटमॉस्फेयर। सो लोअर एटमॉस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड बाय द करमान लाइन। ठीक है, ओके, ठीक। अगला आता है आपका एटमॉस्फेयर की एक एक लेयर को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर की
वो लेयर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेयर जिसके अंदर सारे के सारे वेदर फिनोमिना आते हैं, तो ये लेयर कौन सी हो जाएगी? ये लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होती है हमारे एटमोस्फियर की सबसे निचली लेयर होती है। सो इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ आवर एटमोस्फियर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज ऑल वेदर फिनोमिना ओकर इन दिस लेयर। मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फियर को हम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं बेटा, वो सारे वेदर फिनोमिना इसी लेयर के अंदर होते। मतलब बारिश का होना तो बादल इसी लेयर में बनेंगे, ठीक है। फोगी एटमॉस्फेयर होना तो विजिबिलिटी इस लेयर की डिक्रीज होगी। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, बादल का छाना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर के अंदर होते। एग्जांपल रेनफॉल, फोग एंड थंडरस्टॉर्म, मतलब जो बिजली कड़कती है, रेनफॉल होती है, फोग, ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा। ट्रोपोस्फियर इज अ जोन ऑफ मिक्सिंग। जो ट्रोपोस्फियर होता है इसको हम बोलते हैं द जोन ऑफ मिक्सिंग। मतलब जैसे नीचे से कन्वेक्शनल सेल्स चलते हैं, कहां से? अर्थ के कुछ कॉन्वेक्शनल सेल्स तो नीचे चलते, बट जो गर्मी वाले सेल होते हैं, जैसे गर्मी गिरी पानी के ऊपर, तो पानी क्या होता है? इवापोरेट होकर के ऊपर जाता है, तो ये मिक्स होता हुआ जाता है। तो इस मिक्स होते हुए जाने के कारण इट इज टर्म्ड एज ट्रोपोस्फियर इज टर्म्ड एज जोन ऑफ मिक्सिंग। इसे मिक्सिंग का जोन कहा जाता है। ये पूरे के पूरे एरिया में मिक्स होता हुआ जाता है। ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। मतलब जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, हमारा तापमान 6.4 डिग्री के रेट के साथ डिक्रीज होता जाता है। 1 किलोमीटर गए 6.5 डिग्री रिड्यूस हो गया, फिर 1 किलोमीटर गए 6.5 डिग्री रिड्यूस हो गया। तो हमारा हर 6.5 डिग्री डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, वैसे हर 1 किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री तापमान घटता जाता है, और इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? नॉर्मल लैप्स रेट कहेंगे। कभी कभी क्या होता है, ठंड के दिनों में जब अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो तो ठंडी हो जाती है पूरी, पर ऊपर वाली एयर गर्म रहती है। तो क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर थोड़ा तापमान बढ़ने लगता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे तब हम उसे देखेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर नियर द इक्वेटर इज लेस एंड द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मोर नियर द इक्वेटर एंड लेस नियर द पोल। मतलब जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर का शेप कुछ इस टाइप से, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो हो गया हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक। और इस पे जो ट्रोपोस्फियर है हमारा, वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से। मतलब इक्वेटर के पास इसकी हाइट ज्यादा है और पोल के पास इसकी हाइट कम है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि इक्वेटर के पास सनलाइट ज्यादा गिरती है, तो सनलाइट ज्यादा गिरने के कारण यहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है ऐसे, और जब गर्म होकर हवा ऊपर जाती है तो इसे पुश करके इसको आगे धक्का देती है। वही पोल के ऊपर सनलाइट कम होती है, सनलाइट कम होती है तो यहां पर गर्म होकर हवा ऊपर नहीं उठती, और जब हवा गर्म होकर के ऊपर नहीं जाती तो उसकी हाइट पोल के ऊपर इतनी रहेगी, और वहीं इक्वेटर के ऊपर हाइट ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है, पुश हो जाएगी। इतना समझ में आया? इसलिए जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर के पास ज्यादा होती है और पोल के पास ट्रोपोस्फियर की हाइट एकदम कम होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर दूसरी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर की क्या कंडीशन है? इट इज सेकंड लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फियर, जो कि हमने जान लिया। इट इज द सेकंड लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फियर। हियर टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। अच्छा, अब सीन बदल गया। अभी तक जब हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है, और जब हम स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर पहले रिड्यूस हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस टाइप से चलेगा हमारे एटमॉस्फियर के अंदर। इतना समझ में आया? आगे डिस्कस करते हैं। ये तो था टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। तो
it is the second layer of our atmosphere. Here temperature increase with increasing height. मतलब जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे तापमान तो बढ़ेगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. पर ऐसा क्यों सर? पहली लेयर में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे तो तापमान घट रहा है, अब दूसरी में बढ़ने क्यों लगा? वो इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि यहां मिलती है O3 मतलब ओजोन, और ओजोन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस की जब बॉम्बार्डिंग होती है तो उसी बॉम्बार्डिंग के कारण क्या होता है, वहां पर तापमान बढ़ने लगता है. जब ओजोन के ऊपर यूवी रेस आकर के टकराएगी तो इस कोलिजन के कारण यहां पर टेम्परेचर बेहतरीन और बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, इसलिए तापमान बढ़ता है हाइट के साथ. नो वेदर फिनोमिना ओकर इन दिस लेयर. मतलब ये जो लेयर होती है बेटा, इस लेयर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता. ना तो यहां से रिलेटेड कभी रेनफॉल होती है, ठीक है, ना ही यहां से रिलेटेड दूसरा आपके बादल बनते बहुत सारे. बिल्कुल इस टाइप की कोई सी भी चीजें इस एरिया के अंदर नहीं होती है, इस लेयर के अंदर. क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा हो चुकी है. हाइट कितनी है? 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक. मतलब स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर्स हैं 15 से 30 के बीच में. यहां कुछ सिरस टाइप क्लाउड्स हमें देखने को मिल सकते, मदर पर्ल क्लाउड, बट ऊपर जाने पर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओजोन मिलेगी. इसलिए इसको ओजोन स्फीयर भी कहते हैं. द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस. ये बात हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन होती है और यही ओजोन हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है. समटाइम cirrus clouds present in this layer which is known as mother of pearl cloud. मैंने आपको कहा था कि इनको हम mother of pearl cloud कहते हैं. आपने कुछ देखे होंगे बादल जो आसमान में हमें दिखाई देते हैं, दूर बहुत ऊपर पर चमकते हुए दिखाई देते हैं. इस तरह के बादल को हम मदर पर्ल क्लाउड कहते हैं क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में होती है. ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं, ये बादल कभी नहीं बरसते. ठीक है, तो ये था स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में. ओके, चलिए भैया, स्ट्रेटोस्फीयर तो आ गया सर हमको समझ में. स्ट्रेटोस्फीयर के बाद अगली लेयर आती है हमारी मेसोस्फीयर. तो इट इज ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. मतलब नीचे की तरफ क्या था आपका? नीचे की तरफ तो था आपका स्ट्रेटोस्फीयर और ऊपर की तरफ आ रहा थर्मोस्फीयर. और इन दोनों के बीच में यहां पर, इन दोनों के बीच में यहां पर आपका जो आएगा दैट इज योर मेसोस्फीयर. मतलब जो बीच में आता है इट इज अ ट्रांजिशनल जोन. कौन सा जोन होता है बेटा? ये ट्रांजिशनल जोन होता है आपका मेसोस्फीयर. किस किस के बीच में? नीचे रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर और ऊपर रहेगा थर्मोस्फीयर. इन दोनों के बीच में होता. हाइट की बात करें इसकी तो 50 से 80 किलोमीटर की हाइट होती. 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की हाइट होती. किसकी? आपके स्ट्रेटोस्फीयर की. बर्निंग मीटियोरॉइड आर सीन इन मेसोस्फीयर. मतलब ज्वलंत उल्कापिंड या फिर मीटियोरॉइड्स आपको इसमें दिखाई देते. अच्छा, तो क्या ये ऊपर नहीं जलते क्या? बेटा ये जलते तो ऊपर भी है, पर यहां पर हमारी आंख से वो हमें दिखाई देने लग जाते. यहां तक कि हमारी विजिबिलिटी है 50 किलोमीटर, ये जो हम मानते हैं, तो उनकी रोशनी के कारण बर्निंग मीटियोरॉइड्स जो है हमें इस लेयर के अंदर दिखाई देते हैं. ठीक है बेटा, ओके. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेसोस्फीयर इज मेसोपोज. जो ट्रोपोस्फियर था, ट्रोपोस्फियर का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसे हम ट्रोपोपोज बोलते हैं. स्ट्रेटोस्फियर का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसे स्ट्रेटोपोज बोलते हैं जब स्ट्रेटोस्फियर खत्म हो जाता है. और मेसोस्फियर का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसे मेसोपोज बोलते हैं, विच इज द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ आवर एटमोस्फियर. ये हमारे एटमोस्फियर का एकदम कोल्डेस्ट पॉइंट है. मतलब जहां टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में रिड्यूस हुआ था, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ा, और मेसोस्फीयर में जाके वो तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया. इसलिए हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट होता है मेसोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर होता है -90 डिग्री. मतलब -90 डिग्री तक का तापमान इस जगह का होता है. किसका? इस मेसोस्फीयर का. इसके बाद अगली लेयर जो आती है हमारे एटमॉस्फेयर की, दैट इज योर थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर की अंतिम लेयर होती है. इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं, एक आइनोस्फीयर और दूसरा एक्सोस्फीयर. आइनोस्फीयर वो भाग होता है बेटा जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसके अंदर आयंस मिलते हैं, जिसके थ्रू हमारा रेडियो चलता है. ठीक है, उसके बारे में आज आगे हम बात करें. तो टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग आइंग. सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ा, मेसोस्फियर में फिर घटा. अब जो ट्रोपोस्फियर से थर्मोस्फियर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ये कब तक बढ़ेगा? जब तक आप सूरज तक नहीं पहुंच जाओ.
तब तक ये बढ़ता जाएगा। तो रिड्यूस इंक्रीज, इस तरह से इसका सीन चलता रहता है। हियर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी लो। इतनी ऊंचाई पर आने के कारण यहां पर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी एकदम कम हो जाती है पुत्र, एकदम कम हो जाती है यहां पर, ठीक है। थर्मोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो आपका थर्मोस्फियर है वो थर्मोस्फियर 2 भाग में विभाजित हो जाता है। और वो 2 कौन कौन से भाग है? हमारा थर्मोस्फियर 2 भाग में विभाजित हुआ, एक तो आपका हो जाएगा कौन सा? आयनोस्फियर, और दूसरा आपका एक्सोस्फियर, ठीक है। तो आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, इन 2 पार्ट में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा इसका सीन बनता है, किसका? थर्मोस्फियर का। अब आयनोस्फियर, आयनोस्फियर क्या होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से लेकर के तो 640 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है। और इसकी जो लेयर्स होती है, इस आयनोस्फियर के अंदर भी अलग अलग लेयर होती है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। तो डी लेयर जो होती है, डी लेयर का क्या सीन रहता है? डी लेयर का ऐसा सीन होता है बेटा कि जो डी आपकी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है, जी लेयर, इसके अंदर मिलते हैं आयंस। आयंस जिनकी हेल्प से हमारा रेडियो चलता है, ठीक है, जिनकी हेल्प से हमारा फोन पे बात हो पाती है, ये सभी इसी आयन मंडल के कारण होता है, ठीक है। और जब धूप रहती है तो सारे आयंस दूर दूर हो जाते हैं, तो धूप के वक्त थोड़ा सा कनेक्शन कम हो जाता है। और जब रात होती है, जब आयंस एकदम पास पास आ जाते हैं, तब आपने देखा होगा रात में फोन पे अच्छी से बात हो पाती है, कुछ वक्त के बाद बातें भी अच्छी हो पाती है और बात भी अच्छी से हो पाती है। और वहीं अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में क्या होता है कि वो आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो दूर जाने के कारण क्या होता है, वो हमारी अर्थ से जो रेंज जाती है उनसे ना टकराते हुए पार निकल जाती। इसलिए डे टाइम में कभी कभी फ्लक्चुएशन आता है और नाइट टाइम में बेटरमेंट दिखता है हमें इन लेयर्स की हेल्प से, ठीक है। द लेयर आर फॉर्म ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस, ठीक है, विच एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इन आयोनोस्फियर। मतलब ये क्या करते हैं, सूरज से जो लेयर आती है, सूरज से जो हीट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आयोनोस्फियर का तापमान बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट लेयर आती है एक्सोस्फियर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे अंतिम लेयर जो होती है, इट इज योर एक्सोस्फियर। इट रिप्रेजेंट द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। हमारे एटमॉस्फियर की सबसे ऊंची लेयर जो है वो लेयर है आपकी, सबसे ऊंची लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर की, 1 मिनट पानी पी रहा हूं मैं। एक्सोस्फियर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट होती है। यहां पर हमारा एटमॉस्फेयर हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमको एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम ऑरोरास। आपने सुना कभी इसके बारे में? मैं किसी के सरनेम की बात नहीं कर रहा हूं। ऑरोरास हमारे एटमॉस्फेयर का एक फिनोमिना होता है। क्या होता है? ये आपका है सन से सोलर फ्लेक्स आते हैं। फ्लेक्स मतलब वो फ्लेक की बात नहीं कर रहा हूं जो दुकान पे मिलता है। फ्लेक्स मतलब कि सोलर स्टॉर्म्स। और ये सोलर स्टॉर्म्स कहां पर आते हैं? अर्थ की तरफ। ये अर्थ की तरफ अटैक करते हैं। और जब अर्थ जैसे सारे प्लैनेट की तरफ, बट अर्थ के इनसाइड में क्या है? आयरन है, निकल है। जब आयरन निकल घूमता है, आयरन एंड निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये घूमते तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको, जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोटेक्ट करती है उन सारे सोलर फ्लेयर से जो सन से आते हैं, इन सारे सोलर स्टॉर्म से। ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, बट प्रोटेक्ट करने के बाद हमें हमारे आसमान के अंदर कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे से दृश्य दिखाई देते हैं। समझो हमारी धरती को आप जानो कि ना सिर्फ हमको उन सोलर फ्लेयर से बचा रही, बट हमें इतना प्यारा एनिमेटेड स्काई भी दिखा रही, ठीक है। जितने भी लोगों का ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है या फिर ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पढ़ते, उनका सपना होता है कि जीवन में एक बार इस तरह से ऑरोरास जरूर देखने। आप खुद देखिए कितने प्यारे दिखाई देते हैं आसमान के अंदर। अब ऑरोरास कहाँ होते हैं, कहां से दिखाई देते? ऑरोरास आपको दोनों हेमिस्फीयर में दिखाई देते। ये इधर वाले जो आपको दिखाई दे रहे, ये थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। इधर वाले जो है दिस इज फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरास बोरियोलिस होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरास ऑस्ट्रियोलिस होते हैं।
ऑस्ट्रेलिस जो वर्ड है ज्योग्राफी की डिक्शनरी का सबसे पहला वर्ड है ए से ऑस्ट्रेलिस, जिसका मतलब होता है द साउथ। तो ऑस्ट्रेलिस वर्ड मतलब यहां पर साउथ वाले ऑरोरास जो कुछ इस तरह के दिखाई देते और नॉर्थ वाले कुछ इस तरह से दिखाई देते। जीवन में बिल्कुल सबका सपना होना चाहिए हाथों में किसी का हाथ और सामने ऑरोरास आपको दिखाई दे, ठीक है, बड़ा प्यारा स्काई आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरह से दिखाई देते ऑरोरास स्काई के अंदर हमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ओके। इस सोलार फ्लेयर्स के कारण सन से आने वाले। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लेटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इंडिकेशन ऑफ, किसी भी जगह की जो लेटिट्यूड होती है वो किस चीज का इंडिकेशन करती है? टाइम का, ऑल्टीट्यूड का, अमाउंट ऑफ रेन का, या फिर टेम्परेचर का? किस चीज को आपकी लेटिट्यूड बताती है? हमारी अर्थ कुछ इस टाइप के शेप की बनी है, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका पोलर एरिया। तो सन की लाइट परपेंडिकुलर कहां गिरती है? इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है इसलिए हम इसको टोरिड जोन बोलते हैं, और पोल का टेम्परेचर कम रहता है इसलिए हम इनको फ्रीजिड जोन बोलते हैं। इसलिए हम इसको फ्रीजिड जोन बोलते हैं। तो जो लेटिट्यूड है, लेटिट्यूड हमेशा आपको क्या बताती है? लेटिट्यूड आपको बताती है किसी भी जगह का तापमान, ठीक है। सो डी विल बिकम द करेक्ट आंसर। और अगर पर्टिकुलर वे में बात करूं तो लेटिट्यूड स्पेसिफाई द क्लाइमेट एंड लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाई द टाइम ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, ओके। अगला प्रश्न, वेयर डज मोस्ट ऑफ वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस, सबसे ज्यादा वेदर फिनोमिना कहां पर आते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे ज्यादा वेदर फिनोमिना वहां आते हैं जो अर्थ के पास होगा, और अर्थ के पास क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, मतलब बारिश, ठंड, मतलब ठंड तो क्या हो गया, वो तो सीजन हो गया, बारिश, हवा, बिजली का चमकना, ठीक है, ये सब कुछ हमें इस ट्रोपोस्फियर के अंदर दिखाई देता है। सो बी विल बिकम द परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लिम्नोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ, जो लिम्नोलॉजी है वो किसकी स्टडी को बताता है? लाइमस्टोन की, लिग्नाइट और ब्राउन कोल की, लेक्स एंड पाउंड्स एंड लेटेराइट्स की। तो लिम्नोलॉजी स्पेसिफाई करता आपके लेक्स और पॉन्ड्स को, ठीक है। तो लेक्स और पॉन्ड की जो साइंटिफिक स्टडी होती है इट कम्स अंडर दी लिम्नोलॉजी। जैसे ये तालाब है आपका, ठीक है, ये तालाब और ये, अब इसमें लेक और पॉन्ड क्या होता? पॉन्ड जो होता है ना उसकी डेप्थ कम होती है और उसका सरफेस एरिया भी कम होता है, और लेक जो होता है उसकी डेप्थ भी ज्यादा होती है और उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। और इनकी जो साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। सो सी विल बिकम द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड मास इज नोन एज, देखिए ये आपके पास जमीन है, ये नैरो है, और ये दो बड़े बड़े लैंड मास को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो ये नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड जब दो लैंड मास को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट, इस्थमस, हेडलैंड या फिर बे। इसको हम कहते हैं बेटा इस्थमस। तो क्या कहते हैं हम? इस्थमस। जो इस्थमस होता है, इस्थमस को हिंदी में कहा जाता है जल डमरू। आपको डमरू की तरह दिखाई दे रहा है ना, एक भी लार्जर लैंडमास, दूसरा लार्जर लैंडमास, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड आपका इस्थमस हो गया। ये तो सही है। और इस्थमस का एंटोनिम की बात करूं मैं, इसके ऑपोजिट की बात करूं तो दिस इज योर स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल संधि, मतलब दो बड़े समुद्रों को पतले हुए पानी से वो जोड़ता है। इसका पूरा ऑपोजिट कर दो, वो आपका हो जाएगा स्ट्रेट, और ये पूरा आपका हो जाएगा इस्थमस, मतलब जल डमरू एंड जल संधि। सो बी विल बिकम योर राइट आंसर। लेट्स मूव अहेड। अगला, व्हाट इज दिस? यहां पर ये वाला जो टॉपिक है हमारा, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर, हाँ, यहां तक जो हमने पढ़ा पूरा, ये जो क्वेश्चंस हमने लगाए, जो कुछ जाना, दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर, मतलब ये सब
वातावरण के बारे में था, जहां पर हमने क्या देखा, पहला हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे, दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन, और तीसरा हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। इन चीजों के बारे में हमने जाना। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उस अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन से एनर्जी के सोर्सेस है, तो उन सारे सोर्सेस की हम बात करेंगे जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, इंसोलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्त, अरे सही नहीं लिखाया, फिर से ट्राई करते हैं। जय हिंद। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत। आज का ये जो लेक्चर है हमारा बेटा, इसको हम यही कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।